सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। मैं हूं अरबाब जहांगीर। रमजान मुबारक के आगाज़ के साथ ही आज स्टॉक मार्केट में एक बड़ी मंदी हमने देखी है। बड़ा डिप मार्केट में आया, 610 पॉइंट से जायद का अभी तक हमने इसमें कमी रिकॉर्ड की है। और जो इस वक्त फिगर्स हैं, 65,000 की सतह से भी इंडेक्स इस वक्त नीचे जा चुका है। तो रमजान मुबारक के आगाज़ के साथ ही मार्केट ने इतना ख़राब क्यों परफॉर्म किया, इसकी क्या वजूहत हैं और क्या आगे चलकर पूरे रमज़ान में पूरे महीने मार्केट इसी तरह परफॉर्म करती रहेगी। और अगर यही सूरत हाल रहती है तो जो नए सरमायाकार हैं, जो इस वक्त इन्वेस्टर्स हैं, उनका एतमाद फिर किस हद तक मुतसलसल हो सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ज़फ़र मोती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव कैपिटल सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये आज हमने देखा रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ और स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा डाउनफॉल आया, 610 पॉइंट्स की कमी हो गई। अभी जाहिर है कि आगे देखते हैं कि मार्केट रिकवर होती है नहीं होती है, इसकी क्या बुनियादी वजह है? मसाइल टू है ना, अभी आनंद साहब ने खुद ही बोल दिया है कि टफ ईयर होगा और उसका इफेक्ट तो आएगा ना कि भाई अब किस तरह अब ये मसाइल को हल करेंगे, कैसे ये IMF से हैंडल करेंगे, किस तरह ये महंगाई को संभालेंगे, कुछ अभी पता ही नहीं है, कोई सर पैर ही नहीं है। तो ज़फ़र साहब, ये अब सूरत हाल फिर क्या एक बयान से इतनी ख़राब हो सकती है? और अगर आगे हमने नहीं देखा कि कोई इस तरह के डिसीजन नहीं लिए गए फौरी तौर पर, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी सामने नहीं आई, तो मार्केट पे इसी तरह उतार चढ़ाव का ही शिकार रहेगी? जी बिल्कुल, पहला रोज़ा है और इसमें भी परेशानियां शुरू हो गई हैं। और बॉडी लैंग्वेज जो है हुकूमत की, वो बड़ी होपफुल नहीं है। वो और इन्वेस्टर्स को और नए डेवलपर्स को, नई इन्वेस्टमेंट लाने वाले को, नया पैसा बाहर से लाने वाले को डरा रही है। तो ज़फ़र साहब, ये जो डर है जी, हुकूमत की फॉर्मेशन के बाद तो बड़ी उम्मीद थी कि वज़ीर ख़जाना जैसे ही आएंगे, चार्ज संभालेंगे, IMF को एंगेज करेंगे, अच्छी खबरें आएंगी, IMF से इंस्टॉलमेंट मिलने की तारीख करीब आएगी तो मार्केट मजीद स्टेबल होगी। लेकिन ये तो बिल्कुल उसके उलट हो रहा है। स्टेबल तो हो जाएगी। अब इन्होंने इतने टैक्सेस मांग लिए कि मेरे ख्याल में अब हम कनाडा के टैक्सेशन से भी ऊपर जाने वाले हैं। अच्छा, तो ये टैक्सेशन कोई भी मुल्क जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हो या फोर्थ, अब तो हम फोर्थ वर्ल्ड कंट्री में हो गए हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। और बार बार उन्हीं कंपनियों पर 600-800 कंपनियां, उन पर टैक्स लगाना, सैलरीड आदमियों पर टैक्स लगाना, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब आप देखें कि यहाँ पर टैक्स पे करने वाले कितने हैं और नॉन फाइलर्स कितने हैं। करोड़ों के हिसाब से नॉन फाइलर्स हैं, हजारों के हिसाब से टैक्स वाले हैं। तो वो जो है वो अब पूरे डबर को नहीं चला सकते। तो ये मसला तो अब आ गया है ना एग्रीकल्चर पर ये टैक्स लगा रहे हैं, ना प्रॉपर्टीज वालों पर टैक्स लगा रहे हैं, ना कोई सर्विसेज, ये जो बड़े अपना जो रिटेल वाले हैं उन पर लगा रहे हैं। सही। तो ज़फ़र साहब, ये अब इस हफ्ते में और फिर आगे जो अभी ज़ाहिर है कि पूरे 29-30 दिन बाकी हैं रमज़ान के, फिर अब क्या उम्मीद रखी जाए कि ये एक बार फिर 60,000 से नीचे ये इंडेक्स आ सकता है जो कुछ रोज़ पहले हमने देखा था? अभी पिछले 2 हफ्ते में तो बड़ा अच्छा रिकवर कर गई थी मार्केट। 60,000 का तो सवाल नहीं है, लेकिन ये है कि मार्केट डल रहेगी, डायरेक्शनलेस रहेगी, रमज़ान का भी इफेक्ट आएगा। फिर जब ये भाव बताते हैं सब्जियों का, फ्रूट का, वो डराता है। 25 करोड़ आवाम को ये मुल्क नहीं संभाल सकता। 15 करोड़ आवाम तक ये संभाल सकता था, वो हम सरपास कर चुके हैं। और अब 18 तारीख को ज़फ़र साहब जब मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा तो उसमें अगर इंटरेस्ट रेट में कमी नहीं लाई जाती है और वो स्टेबल रहता है तो उसके क्या इम्पैक्ट्स फिर क्रिएट होंगे आने वाले दिनों में मार्केट पर? अफसोसनाक होगा। स्टेबल का वर्ड आप ना यूज करें। अच्छा, आप यूज करें कि भाई ये जो ज्यादती हो रही है जो इंडस्ट्री के साथ, वो ज्यादती कंटिन्यू रहेगी, इस तरह आप बात करें। क्योंकि 22% का इंटरेस्ट रेट
और फिर बैंक की सर्विस चार्जेस, ये सब मिल मिलाकर 23.5-24 पर पहुंचती है। कोई इंडस्ट्री अफोर्ड नहीं कर सकती। और बल्कि इसमें जो कितनी कमी हमारे की डिमांड है बड़े आप लोगों की? इसको 22 से कम करके कहाँ किया जाए? ये फिलहाल अगर हुकूमत 18 या 20 पर ले आती है तो ये एक्सेप्टेबल होगा आप लोगों के लिए? बिल्कुल होगा, लेकिन सिंबॉलिकली अब स्टार्ट तो हो ना। 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट से स्टार्ट तो हो ना। जैसे एक टाइम में टैक्सेशन का लेवल पर 1% कम किया गया था कॉर्पोरेट सेक्टर पर, क्या आहिस्ता आहिस्ता इसको इंटरनेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर के लेवल पर लाया जाएगा? वो खत्म हो गया। टैक्सेशन देखें आप, गैस के प्राइसेस का अपवर्ड मूवमेंट या इलेक्ट्रिसिटी का अपवर्ड मूवमेंट, पेट्रोल फ्यूल हर किस्म का जो रॉ मटेरियल है उसका अपवर्ड मूवमेंट, मेरे ख्याल में ये हम अपना एक्सपोर्ट खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र मोती साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि अगर इंटरेस्ट रेट में कमी नहीं लाई जाती तो फिर ये बड़ी ज़्यादती होगी मार्केट के साथ, पाकिस्तान की मईशत के साथ। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि हुकूमत की मौशी पॉलिसी किस सिमत में जाती है, किस तरह के फैसले होते हैं और उसके फिर असरात आने वाले दिनों में मार्केट पर भी मुरतब होते रहेंगे। अब रमज़ान शुरू हुआ है और उससे पहले ही हमने देखा कि कीमतें मुख्तलिफ अशिया की आसमान पर पहुँची हुई हैं। इस वक्त मुर्गी का गोश्त अगर आप मार्केट में लेने जाएँ तो जो चंद दिनों पहले 600, 620, 640 रुपये मिल रहा था वो अब 700 रुपये किलो तक पहुंच गया। और अंडे भी इस वक्त एक महंगे तरीन इस वक्त गर्मी के मौसम में आपको मिलेंगे, चूँकि सर्दी के मौसम में चलें डिमांड एंड सप्लाई का इशू होता है, लेकिन गर्मी में अभी अंडे 250 रुपये से जायद के दर्जन क्यों मिल रहे हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। गुलाम मोहम्मद साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन साउथ रीजन के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम मोहम्मद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये वजह क्या है कि मुर्गी का गोश्त मुस्तकिल बुनियादों पर महंगा हो रहा है? रमज़ान में तो ये मज़ीद महंगा हो गया, अंडे भी इस वक्त हम महंगे खरीदने पर मजबूर हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में शायद आपके पास कोई पूरी रिपोर्ट नहीं है। मुर्गी का गोश्त आज भी आपका कराची में, हमारी पूरी कराची में 600 से लेकर 639 रुपए तक हमारे पास यहाँ बिक रहा है। और दूसरी बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले कई दिनों से हमारी जो डिमांड और सप्लाई की बुनियाद पे जो कमिश्नर कराची हमारा रेट वो पूरी कराची में रेट वो मैनेज कर रहा है और पूरी रेट वो दे रहा है। उसके बाद कहीं भी कराची में कोई भी 700 रुपए 750 रुपए मुर्गी नहीं बिक रही है। और अगर कहीं जगह से भी तुम्हें कोई रिपोर्ट है कि कहीं ऊपर मुर्गी बिक रही है तो कमिश्नर ऑफ कराची में आप इनकी, मैं तब आपके चैनल के तासत से साथ जगह ये गुजारिश करूंगा कि वहाँ कंप्लेन नंबर है, उस पर कंप्लेन करें। आज भी कमिश्नर कराची का साफ गोश्त 639 रुपए रेट है कराची का। अगर इससे कहीं भी ऊपर मुर्गी बिक रही है तो वो ज्यादती है और कंप्लेन करें वहां पर। कंप्लेन तो इसमें कंप्लेन किसी को करने की क्या जरूरत है? जो बड़े बड़े सुपर स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, जरा कमिश्नर साहब वहां जाएं, रुक करें। बल्कि अगर आप वहां चक्कर लगा लें, किसी एक जगह भी आपको 640 रुपए मुर्गी नहीं मिलेगी। नहीं, कहीं भी 640 रुपए से वहां पर ऊपर नहीं है। वहां कंप्लेन हुई है किसी जगह पे। ये कमिश्नर साहब ने कल भी इस बात पे, आपको पता है मीडिया पे बड़ी सख्त कहा है, किसी जगह पे भी 640 रुपए, बल्कि आने वाले दिनों में रेट और मुनासिब हो जाएगा। अच्छा। किसी जगह भी 640 रुपए से ऊपर अगर कोई रेट बिक रहा है तो देखें कंप्लेन नंबर वो नोटिफिकेशन में शामिल है, उसको रिपोर्ट करें, हमें रिपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन को रिपोर्ट करें, हम कमिश्नर साहब को रिपोर्ट करेंगे। ये आप वसूख से कह रहे हैं? ये आप जरा राशिद मिनास रोड पर एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, आप लिफ्टन के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में चले जाएं, आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये मेरे पास आज की नोटिफिकेशन कमिश्नर साहब का मौजूद है। किसी जगह पे भी अगर कोई इस तरीके से कंप्लेन है तो वो ऐसे कोई मुर्गी ऊपर में नहीं बिकेगी। और ये जो 640 रुपए जो कीमत आप बता रहे हैं, क्या ये कोई कम कीमत है? ये काबिल खरीद कीमत है? ये एक आम आदमी की कुव्वत खरीद में है जो सरकार ने रेट तय कर दी है? देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, महंगाई तो इस वक्त आपको पूरे पाकिस्तान में इशू है। और हमारे यहाँ आपको पता है कि कुछ इंपोर्ट के मसाइलों की वजह से हमारी कॉस्ट कुछ ऊपर गई है, लेकिन उम्मीद है कि अब प्रोडक्शन बेहतर होगी। अब हम रिटेल रेट नीचे आएंगे। जैसे आपने अंडे की बात की, अंडे का रेट भी नीचे आ जाएगा। लेकिन देखें इससे तो इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह के साफ सुथरी एक प्रोटीन सोर्स पूरी पाकिस्तान में, अगर मीट के हिसाब से हम कहें तो इस वक्त भी मुर्गी सबसे सस्ती है। दूसरी तो आपके सामने सारी चीजें कोई भी उसकी वो नहीं कर सकती है, सबसे सस्ती मुर्गी है। लेकिन हो क्या रहा था इससे पहले
कि अगर मुर्गी का रेट बनता है 640 रुपए में और हर बंदा अपने हिसाब से इस शेयर में मुर्गी बेचे, वो एक गलत काम हो रहा था। वो अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर साहब ने उसको कंट्रोल कर लिया। हम तमाम पूरी इंडस्ट्री की तरफ से कमिश्नर कराची का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट के साथ नाजायज हो रहा था, गलत रेटों पे बिक रहा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची में कम वो है, तो अपना कंट्रोल है। बकाया देखें थोड़ी बहुत प्रोडक्शन बढ़ेगी, सोयाबीन का हमारा सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, नोटिफिकेशन हो जाएगा। मतलब ये प्रोडक्शन तो ये जो गर्मी का मौसम है इसमें तो बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होती, इसमें तो अंडों के रेट भी नीचे आने चाहिए, इसमें मुर्गी भी सस्ती होनी चाहिए। ये मैं एक चीज बता दूं, वो अंडे के रेट मकसद इसकी सस्ते पे देखें, पहले तो बहुत महंगे थे ना, वो तकरीबन ऐसे समझो 400 रुपए एक वो पहुंच गया था, 450 तक पहुंच गए थे, 450 में रिटेल प्राइस 450 रुपए एक दर्जन पहुंच गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आज भी जो कमिश्नर कराची साहब ने जो रेट दिया है 265 रुपए दर्जन के हिसाब से हैं। देखिए उनकी भी कॉस्ट बड़ी है, प्रोडक्शन कम है। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे जो थोड़ी सी तो गुलाम मोहम्मद साहब, ये अभी जो 265 रुपए दर्जन का रेट है, इसमें भी आपका मुनाफा, सारी लागत, सारी कॉस्ट शामिल है। जब ये रेट 450 गया था तो इसका मतलब फिर वो नाजायज जो पैसा था वो किसकी जेब में जा रहा था? देखिए मैं बताऊं आपको, वो भी देखो प्रोडक्शन कॉस्ट, डिमांड और सप्लाई का मामला है। डिमांड उसकी बढ़ जाती है, उस टाइम पे प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो थी जब ये 450 रुपए में, और बलोचिस्तान की डिमांड थी, यहाँ कराची की थी, सर्दी थी, उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई थी। तो उस वजह से देखो ये रेट आया था। वो बकाया देखिए ये हम हर वक्त आपकी जब डिमांड बढ़ जाती है तो क्या कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाती है? यानी आज जो 265 रुपए पे आप मुनाफा कमा रहे हैं, वो उस वक्त वो 450 रुपए में तो उससे फिर दुगना मुनाफा कमा रहे थे। एक में जी बिल्कुल कॉस्ट बढ़ जाती है। वो इस तरीके से बढ़ जाती है कि देखिए अगर आज हम प्रोडक्शन 90% ले रहे हैं तो शदीद सर्दी में वो प्रोडक्शन 70% पे आ जाती है, 70% पे आ जाती है। तो उस हिसाब से जो है ना ये कॉस्ट बढ़ जाती है। अब मौसम नॉर्मल होता है तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसी तरह इसके साथ भी यही हो रहा था। जो देखें ये थोड़ा सा मामला ऐसे थे कि ये अंडे के साथ भी यही हो रहा था कि हमारे फार्म से अगर वो 300 रुपए दर्जन उठ रहा था तो ये मनमानी के हिसाब से कराची में रेट ऊपर के बिक रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह चिकन और अंडा दोनों का कमिश्नर कराची से रोज डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रेट नोटिफिकेशन होता है। अब हर चीज कंट्रोल है। अब इंशाल्लाह कोई ऐसी सूरत मार्केट में नजर नहीं आएगी, खासकर मैं कराची की बात करूँ। अच्छा, अब गुलाम साहब, ये हम दुनिया के दीगर ममालिक में देखते हैं जब ये रमज़ान का महीना आता है, कीमतों में रिलीफ दिया जाता है, सस्ते नरखों पर लोगों को ये खाने पीने की अशिया फराम की जाती हैं। तो ये रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए कीमतों पर कोई गौर नहीं किया गया? हुकूमत और कमिश्नर साहब और सारे इदारे मिलकर नहीं बैठे? आप बिल्कुल इस पे कमिश्नर कराची साहब के साथ भी हमारी बात हुई थी। हमारी डिमांड अब कम हो जाएगी इंशाल्लाह। आप इसमें 1-2 दिन में देखें, इसमें रेट में थोड़ी सी कमी आ जाएगी इंशाल्लाह। कितनी, कहाँ तक चली आएगी? अभी 640 रुपए जो मुर्गी मिल रही है, मैं डिमांड और सप्लाई का तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ी बहुत कमी इंशाल्लाह नजर आएगी हमारी। देखिए अब तमाम तक जो भी तकरीबात वगैरह थे वो ऑफ हो जाती है, सारी चीजें कम हो जाती है, तो इसमें डिमांड में कमी होगी। और देखें गुलाम साहब, ये डिमांड और सप्लाई का इशू है, ये रिवायत एक बन गई है कि रमजान से एक हफ्ते पहले चीजों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और फिर वो जब ज़ाहिर है 3-4 रमजान गुजर जाते हैं उसके बाद वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होती हैं। तो ये दरमियान में जो मैं एक चीज बता दूं, देखें आज से 15 दिन पहले ये तकरीबन गोश्त काफी महंगा था, 750 रुपए था। ये रमजान की वजह से आज 640 रुपए पे आया। इसी तरीके से 300-350 रुपए और अंडे का दर्जन का रेट था, उसी रमजान की वजह से देखो 265 रुपए पे आया। तो एज ए हमारी जो चिकन और अंडा है, देखिए ये रमजान में भी रेट कम होता है, ईद पे थोड़ा सा बढ़ता है, डिमांड पे बढ़ जाता है। बकाया जो दूसरी चीजें हैं उनकी रेट प्राइस बढ़ती है, कम नहीं होती है। हम रोज का हमारा रेट होता है, रोज मार्केट के हिसाब से होते हैं। तो ये कुछ दिन पहले अगर आप देखें ना तो 750 रुपए गोश्त था, आज हम 640 रुपए पे बैठे हैं। वो 750 रुपए वाला गोश्त 800-850 रुपए में मार्केट में बिक रहा था, लेकिन वो चीज अब 640 रुपए रमजान की वजह से आए। आज भी आप देखें कि गोश्त में पूरे पाकिस्तान में अगर कोई सस्ती चीज है तो वो इस वक्त भी चिकन है हमारी। बकाया कोई चीज इसके से सस्ती कोई पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह साफ सुथरी प्रोटीन में अंडे से सस्ता इस वक्त आपको कोई दूसरी चीज नहीं मिलेगी।
नहीं गुलाम साहब, यही कीमतें ये अगर आप चंद माह पहले 8-10 महीने पहले चले जाएं तो ये कम भी हुआ करती थी। ये ऐसा नहीं था कि ये 750 850 रुपए जो गोश्त मिल रहा है इसी तरह से था। ये जब एकदम से इसको बढ़ाया गया, इसके पीछे क्या अवामिल थे? अच्छा देखिए, वो तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ आपके पास रिकॉर्डेड पे मौजूद है कि हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई, उसकी प्रोडक्शन 50% पे आ गई। वो गवर्नमेंट में पहले भी आपको पता है जो सोयाबीन पे इंपोर्ट पे और एलसीओ के जो हमारे डॉलर के इशू थे, उस तरह हमारी इंडस्ट्री क्लैश कर गई थी। हमारी इंडस्ट्री जो है ना काफ़ी बहुत लॉस हुआ है। हमारी जो टेक्सटाइल के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी वो इस वक्त आपकी सिर्फ 30-40% प्रोडक्शन पे है, बकाया 60% अभी भी ख़त्म हो चुकी है। आज के इसी वजह से अब देखो नोटिफिकेशन हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये जो प्रोडक्शन होती है, ये हमारी जैसे चिकन की है या अंडे की है, ये हमारी ऐसी तो नहीं है कि कोई मुश्किल का मामला है। ये 1 साल लगता है। जब डिस्टर्ब होता है तो इसकी वापस प्रोडक्शन आने में पूरा साल लगता है। सही। अब वो साल अब इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा तो साल में सारी चीजें नॉर्मल हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मोहम्मद साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि आने वाले दिनों में मुर्गी और अंडे की कीमत में कमी आएगी। और साथ साथ कुछ अहम खबरें भी पाकिस्तान की इकॉनमी से जुड़ी इस वक्त आ रही हैं। और IMF का मिशन अब 14 से 18 मार्च तक मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद होगा। पाकिस्तान से फिर अगले प्रोग्राम से मुताल्लिक गुफ्तगू होगी। उमर हयात खान बोल न्यूज़ के रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे। उमर बताइएगा, ये मिशन कब आ रहा है और किन पॉइंट्स पर बात होगी इससे? जी बिल्कुल अरबाब, ये मिशन जो है वो कल रात को पाकिस्तान पहुंच जाएगा और IMF मिशन जो है वो 14 से 18 मार्च तक इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में हिस्सा लेगा। और पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब जो है वो पाकिस्तान की माशी टीम की क़यादत करेंगे। और जो दीगर IMF मिशन से मुज़ाकरात में वज़ारत खजाना, वज़ारत तवानाई, FDR हुकाम समेत स्टेट बैंक, प्लानिंग कमीशन और पेट्रोलियम डिवीजन से और पावर डिवीजन से जो लोग होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। 3 अप्रैल तक है स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहिदा और 3 अप्रैल को ये मुआहिदा खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो आखिरी किस्त है स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदे की, उसके जो है जायजा मुज़ाकरात ये हो रहे हैं। और उसके जायजा मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद स्टाफ लेवल मुआहिदा और स्टाफ लेवल मुआहिदे के बाद पाकिस्तान को $1.1 अरब का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इन मुज़ाकरात में अरबाब जो अगला मुआहिदा है जो तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम का है, तकरीबन वो $6 अरब से ज़ायद का है और 6 से 8 अरब तक हो सकता है। तो उस हवाले से भी मुज़ाकरात इसी जो जायजे में हो सकते हैं और इसी हवाले से जो प्लान ऑफ एक्शन है या ख़ास तौर पर जो तरजीही नुकात है वो IMF की जानिब से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी हुकाम उस पर अमल दरामद करेंगे और बाकायदा तौर पर वो रिपोर्ट जो है वो IMF को दी जाएंगी। लेकिन अब तक के जो मामलात हैं वो क्लियर इसलिए हमें नजर आ रहे हैं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो पहले जायजे में जिन पॉइंट्स पर एग्री किया था IMF के साथ, उन तमाम पॉइंट्स पर जो है वो अमल दरामद कर दिया गया है। और अब जो है हम ये देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर ये जो मुआहिदा है ये स्मूथली होगा। इसमें कोई 4 रोज जो है वो इसमें लगेंगे। और इससे पहले जब हम देखते थे कि IMF मिशन जो है वो तकरीबन 12 से 15 रोज तक पाकिस्तान में क़याम करता था। टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात होते थे, फिर पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात होते थे और उसके बाद SLA होता था, स्टाफ लेवल मुआहिदा। तो अब ये है कि अब ये 4 रोज़ा मुज़ाकरात हैं और जल्द से जल्द, क्योंकि तमाम जो प्लान ऑफ एक्शन था उस पर अमल किया गया है पाकिस्तान की जानिब से, तो स्मूथली ये $1.1 अरब की जो किस्त है वो पाकिस्तान सिक्योर कर लेगा। जी ठीक है, अब इस तीसरी किस्त के साथ ही ये जो 9 माह का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा था ये तो अपने अख्ताम को पहुंचेगा। लेकिन अगला प्रोग्राम जो पाकिस्तान को चाहिए होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी इसी में डायलॉग शुरू हो जाएंगे। तो ये बताइएगा उमर हयात खान कि इसमें जो टास्क हैं पाकिस्तान के लिए अगले प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए वो इसी जायजे में बता दिए जाएंगे। इन 4 रोज़ा मुज़ाकरात में पाकिस्तान के सामने टारगेट्स आ जाएंगे कि क्या क्या उसको अचीव करना है अगले प्रोग्राम को हासिल करने के लिए? जी, वो टारगेट्स पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे और ख़ास तौर पर जो, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बिजली और गैस की कीमतों में हुकूमत पहले ही इजाफा कर चुकी है केयर टेकर गवर्नमेंट। लेकिन अगर कहीं अब ज़रूरत है तो वो इन शोबों के अंदर जो है वो इस्लाहात की ज़रूरत है। FDR की जो रिस्ट्रक्चरिंग है उस हवाले से भी जो है वो बाकायदा तौर पर जो मामलात हैं वो तय कर लिए गए हैं और FDR को हिस्सों में तकसीम करने की बात भी हो रही है। तो उस पर भी मामलात काफी हद तक तय हो चुके हैं। और इसी तरह अब इस्लाहात हैं खासतौर पर बिजली और गैस के शोबे, क्योंकि सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ रहा है। तो उस हवाले से हमें ये लगता है कि IMF एक मरतबा फिर
ये मुतालबा कर सकता है कि अगर कोई ऐसा प्लान पाकिस्तान की जानिब से नहीं पेश किया जाता कि जिससे सर्कुलर डेट में कमी हो, तो फिर IMF मजीद बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का कह सकता है। लेकिन अगर इस्लाहात की बात इसी अंदाज से की जाती है तो फिर IMF जो है वो पाकिस्तान को इस हवाले से ये कह सकता है कि इस्लाहात के जरिए जो है वो सर्कुलर डेट को कम किया जाए। फिर उसके साथ साथ जो FDR रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें इजाफे के हवाले से बात होगी। ठीक है, चलें, बड़े अहम मुज़ाकरात ये हो सकते हैं। और चूंकि खुद मोहम्मद औरंगजेब जो भी वज़ीर ख़जाना है वो भी ये कह चुके हैं कि अब नागुज़ीर है इस वक्त IMF के प्रोग्राम में जाना, तो इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उमर आयत, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और IMF का जायज़ा मिशन कल पाकिस्तान पहुंचेगा 14 से 18 मार्च तक। बहुत ही अहम मुज़ाकरात होने हैं जिसमें चंद अहम वजारतों के साथ उनकी बैठकें लगेंगी। वजारत ख़जाना, वजारत तवानाई और इसके साथ साथ FBR हुकाम, स्टेट बैंक के हुकाम से भी ये मुलाकातें रहेंगी। वजारत पेट्रोलियम के साथ भी मुज़ाकरात किए जाएंगे, चूँकि जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है स्टैंड बाई अरेंजमेंट की $1.1 अरब वो पाकिस्तान को मिलनी है। अप्रैल में ये प्रोग्राम ख़त्म होने जा रहा है और उसके बाद फिर जो अगला प्रोग्राम होगा जिसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत है पाकिस्तान की इकॉनमी में, और $6 अरब से ज़ायद का वो प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। और उससे मुताल्लिक मोहम्मद औरंगजेब साहब जो कि इस वक्त वज़ीर ख़जाना है वो भी ये बात कर चुके हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है कि वो IMF के पास जाए, और हर हाल में पाकिस्तान को इस वक्त IMF के पास जाना है, चूँकि आगे अगर मईशत को हमें दुरुस्त ट्रैक पर डालना है तो एक बड़ा प्रोग्राम IMF से चाहिए होगा, ताकि अगले जो 8 से 10 माह की पेमेंट्स हैं उनको बआसानी किया जा सके, और फिर जो दीगर ममालिक हैं उनका भी एतमाद पाकिस्तान पर बहाल हो सके। तो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी किस जानिब जा रही है और क्या क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब से, चेयरमैन है KSB सिक्योरिटीज़ के हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। अली फरीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये कल IMF का ये मिशन पहुँचेगा, परसों से मुज़ाकरात शुरू होंगे, 4 रोज़ तक ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे। क्या लग रहा है आपको, अगर पाकिस्तान को अगला जो प्रोग्राम हासिल करना है उसके लिए कुछ मज़ीद सख्त शराइत IMF की जानिब से लागू की जाएंगी, कुछ डिमांड्स की जाएंगी ज़्यादा? जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के और IMF के रिलेशनशिप इस वक्त काफ़ी अच्छी है। हमारी पिछली गवर्नमेंट ने, जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसने जितने भी रिफॉर्म्स की कमिटमेंट की थी उससे पिछली गवर्नमेंट ने उन पर डिलीवर किया है। देखिए, जो IMF की शराइत होती है वो, जैसे हमने पहले भी बात की, कि वो आउट ऑफ द थिन एयर नहीं आती। वो एक ग्राउंड रियलिटीज़ पे दोनों कंट्रीज, IMF और कंट्री मिल के एग्री करता है कि ये रिफॉर्म्स है जो हम करेंगे, और वो रिफॉर्म इसलिए ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में हमें IMF के पास ना जाना हो। तो पाकिस्तान ने पिछले 12 से 18 महीने में जो है काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस शो किया है IMF के साथ। जो हमारी अपनी कमिटमेंट्स है उस पर डिलीवर करने का, तो मुझे लगता है कि IMF की जो टॉक्स है वो काफ़ी स्मूथली जाएंगी। और मुझे ये भी इस बात का यकीन है कि जो हुकूमत है हमारी इस वक्त की, वो IMF से जो भी कमिटमेंट्स करेगी उस पर पूरा उतरेगी, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो जर्नी स्टार्ट हुई है उस पर कंटिन्यू रहेगी। तो अली फरीद साहब, आप देख रहे हैं कि जब ये IMF आएगा तो FBR हुकाम के साथ भी वो मुज़ाकरात करेगा, स्टेट बैंक से भी बात की जाएगी, और भी कई ऐसे मुतल्लिका इदारे हैं जिनके साथ ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। तो आने वाले दिनों में क्या FBR की जानिब से टैक्स को बढ़ाया जा सकता है? एक आम आदमी पर इसका बोझ कुछ मज़ीद पड़ सकता है, चूँकि जब $6 अरब या इससे ज़ायद की रकम आपको चाहिए होगी तो ज़ाहिर है कि वापस करने के लिए भी कुछ गारंटीज़ आपको शो करनी पड़ेंगी। जी, मगर ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को टैक्स इंक्रीज करने की ज़रूरत है। हमारा टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होना चाहिए। हमारा टैक्स कलेक्शन दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है, और उसकी वजह हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें टैक्स ही नहीं है, जिस तरह एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट है। तो टैक्स नेट बढ़ाना जो है वो हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, और इसका मोस्ट प्रोबेबली IMF भी आपको यही कहेगा कि टैक्स बढ़ाओ। मगर जैसा मैंने पहले बोला कि द पॉइंट ओवर हियर इज कि ये कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है कि कोई बाहर से कोई इदारा आ रहा है, वो आपको एक शराइत दे रहा है और आप पे वो डंडा और ज़बरदस्ती से आपको कोई शराइत दे रहा है। IMF और ये सारे हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट नेगोशिएट करती है, और एक डिस्कशन होती है कि कैसे वो कौन सा रास्ता है, वो कौन से डायरेक्शन है, वो कौन से स्टेप्स है जो आपकी इकॉनमी को लेने चाहिए ताकि आपकी इकॉनमी मजबूत हो सके और आपकी इकॉनमी को बार बार कर्जा ना लेना पड़े। और ये डिस्कशन जो होती है कॉर्डियल होती है, वो आपके साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिस पे आप खुद एग्री करते हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान उस पर एग्री करती है। ये सारे इदारे, FBR हो गए जिनका आपने नाम लिया, ये सारे इदारे उस प्लान से एग्री करते हैं कि हाँ, ये प्लान
हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, और फिर हम उस पर कमिट करते हैं कि हम इस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। माजी में बार बार जो मसला होता है जिस वजह से पाकिस्तान को, कि हम कमिटमेंट करने के बाद जब पैसा मिल जाता है तो उसके बाद कहते हैं हम ये नहीं करेंगे। तो IMF कहते हैं आपने कमिट किया था, हम कहते हैं कि नहीं सॉरी ये बहुत मुश्किल स्टेप्स हैं, हम नहीं ले सकते। उसका नतीजा ये होता है कि हम क्योंकि इकोनॉमी को रिफॉर्म नहीं करते, तो हर 5 साल के बाद हम उनके पास फिर जाते हैं, कहते हैं सॉरी हमसे गलती हो गई, हमने रिफॉर्म्स नहीं इम्प्लीमेंट किए, आप हमें और पैसे दे दें। तो ये रिफॉर्म्स जो है ये हमारे अपने लिए हैं, हमारी अपनी इकोनॉमी के लिए हैं। और अली फरीद साहब, चूंकि अभी हुकूमत नई नई आई है, अभी वजीर ख़जाना भी नए हैं, इकोनॉमिक टीम को कितना फोकस और कितना कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है? चूंकि आज उनका एक बयान सामने आया कि 2024 बड़ा मुश्किल साल होगा, और उस बयान के आप कॉन्सिक्वेंसेज देखें कि स्टॉक मार्केट में 600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी आ गई। तो अब बयानात देते हुए, इकॉनमी से मुतालिक बात करते हुए वजीर ख़जाना, उनकी मिनिस्ट्री को भी बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। जी, आप सही कह रहे हैं कि मोहतात रहने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक सेंटिमेंट को गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के कमेंट से काफ़ी इम्पैक्ट आता है। ये हमने पहले भी देखा था, अगर आपको याद हो, जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी तो डॉक्टर शमशाद के भी कुछ कमेंट्स गलत मिसकोट हो गए थे और मिसकंस्ट्रू हो गए थे, तो उसकी वजह से मार्केट पे इम्पैक्ट आया था और फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी थी। सो यू आर राइट दैट एनी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, his views and his comments have an impact on the market and on the investor sentiment, खास तौर पे इस टाइम पर जबकि अनसर्टेनिटी है, और खास तौर पे उस टाइम पर जब इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी ख़राब है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तो बड़ा all of his views and comments will be heard very carefully। और अली फरीद साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि चाइना के साथ, यूएई के साथ एक दो जो हमारी पेमेंट्स थी उसको हम रोल ओवर कर चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर रोल ओवर का मतलब ये कि आगे आपको वो पेमेंट करनी होगी और अगले साल को आप खुद मजीद मुश्किल बना रहे हैं। तो ये IMF का एक प्रोग्राम लेने के बाद 6 अरब डॉलर या 7 अरब डॉलर मिलते हैं, तो जो पेमेंट्स पाकिस्तान को करनी है वो फिर एक ईजी टास्क हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, कम से कम ये साल निकल जाएगा आसानी के साथ। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान को हमें एक तो IMF के प्रोग्राम की शायद रिक्वायरमेंट हो कि आपके जो फ्रेंडली कंट्री से आपने लोन लिया हुआ है, बायलैटरल लोन लिया हुआ है, चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE, वो रोल ओवर करे। हमने देखा है कि वो पहले भी ये कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे हैं और डेट को रोल ओवर करते रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि इसके साथ साथ गवर्नमेंट इंटरनेशनल मार्केट से भी बॉन्ड इशू करेगी और वहाँ से भी कैपिटल रेज करेगी। उसकी वजह मुझे इसलिए लगती है क्योंकि पिछले 12 महीने में पाकिस्तानी बॉन्ड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इट हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग बॉन्ड इन द ग्लोबल मार्केट्स। उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में हमारी क्रेडिबिलिटी पिछले 12 महीने में काफ़ी इंप्रूव हुई है, जिसकी वजह से एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली है पाकिस्तान के लिए कि वो इंटरनेशनल मार्केट से भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली फरीद ख्वाजा साहब थे हमारे माशियात, और बता रहे थे कि अब IMF का एक प्रोग्राम पाकिस्तान को मिलता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर ट्रैक पर जा सकती है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के आवाम की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है और रमज़ान की आमद के साथ ही हमने देखा कि प्याज और केला कितना महंगा हुआ, बछिया का गोश्त कितना ज़्यादा महंगा हो गया। प्याज और केले की बरामद पर इस वक्त एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है और अगले 1 माह तक ये पाबंदी रहेगी, लेकिन इस फैसले के बाद भी इसकी कीमत इस वक्त ऑन ग्राउंड कम नहीं हो सकी है। प्याज अभी भी आप 300 रुपये किलो खरीदने पर मजबूर हैं। केला भी इस वक्त आपको अच्छी क्वालिटी का 250 रुपये दर्जन के हिसाब से मिल रहा है। ये वो चीज़ें जो कि चंद दिन पहले इससे कहीं कम कीमत पर मिल रही थी। अब इसकी वजह क्या है और किस तरह से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, गुफ्तगू हम करेंगे। शकील अहमद बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के। बहुत शुक्रिया शकील साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हम तो ये समझ रहे थे कि एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगेगी, केला और प्याज सस्ते हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने फैसला तो लिया, लेकिन ग्राउंड पर उसकी इंप्लीमेंटेशन तो नजर ही नहीं आ रही। शकील साहब, कि ये फैसला बहुत लेट हुआ है। अगर ये फैसला शाबान शुरू होते ले लेते तो फिर इसका जो है ना फवायद सार्फिन को मिलते, लेकिन चूंकि ये फैसला अभी हुआ है तो लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। रीजन ये है कि एक तो चूंकि इसमें प्याज जो है उसमें वो भी है, चूंकि बलोचिस्तान में जो बारिशें हुई है ना, एक तो वो गीली प्याज बहुत आ गई है हमारे पास इस वक्त, और दूसरा मसला ये कि जो थोड़ी सी हमने हमारे हमसाया ममालिक से आ रही है तो वो भी इंपोर्ट होके आ रही है। लेकिन हो क्या रहा था कि इंपोर्ट होके उसके बाद एक्सपोर्ट बहुत हो रही थी, बहुत बेतहाशा यहाँ से अफगानिस्तान जा रही थी और दीगर जगहों पे जा रही थी। लेकिन अब इसके असरात अगर मिलेंगे भी हमें तो मेरा ख्याल है कम से कम 1 हफ्ता जरूर लगेगा। लेकिन बचत बाजारों में किसी हद तक इसकी कीमतें कम करवाई गई हैं। जाहिर सी बात है कि जब एक चीज मंडी में नीलामी हुई उसकी, तो उसकी नीलामी हुई कम पैसों में, लेकिन हम जब रिटेल की सतह पे पहुंचे तो रिटेल में 280 से लेके 300 रुपए किलो की बिक रही थी।
जबकि नीलामी उसकी हो रही थी वो 200 रुपए की हो रही थी। तो आप प्रॉफिट देखें ना कि रिटेल की सतह पे प्रॉफिट कितना गलत रखा जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कमिश्नर कराची, जैसे कि उन्होंने मीटिंग में भी हमसे कहा कि मैं जिस तरीके से दूध की कीमतों को मैंने कंट्रोल किया, उस तरीके से मैं सब्जी और फ्रूट वालों को किसी सूरत मदर पितर आजाद नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा ये ख्याल है कि उनको इस तरफ काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह नहीं करेंगे तो आज पहला रोजा है। आप यकीन करें कि जो केलियां, मैं लफ्ज केला नहीं कहता, केलियां, छोटी छोटी केलियां इस वक्त वो 200 रुपए पे चली गई हैं, जबकि आज से 2 दिन पहले वही केला आपको आराम से 100 रुपए डजन मिल रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक ज्यादती है, हर मर्तबा ये नाजायज मुनाफाखोर, यकीन करें जो रहमतें। शकील साहब तो बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया। शाबान के आखिरी हफ्ते में केला मार्केट से बिल्कुल गायब था, आपको नजर ही नहीं आ रहा था फ्रूट वालों के पास केला, और फिर जब वो एकदम से स्टोर किया हुआ केला मार्केट में वापस आया तो वो दुगना हो चुका था उसकी कीमत। वो 80 रुपए वाले की कीमत अब आप देखें कि वो 200-220 में मिल रहा है। अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं ना, मकसद ये है कि मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि हम गवर्नमेंट की तरफ ही देखते हैं, क्या हम पैसे से इंसान क्या एक दूसरे की तरफ नहीं देख सकते? क्या हमारा अपना फर्ज नहीं बनता है? यकीन करें इतना दुख होता है, लोग ऐसे ऐसे मैसेज हमें भेज रहे होते हैं कि ये देखिए जनाब के शैतान तो बंद हो गया, ये शैतान कौन सा निकल कर आ गया। अफसोस के साथ मैं कहूंगा, मेरी तमाम ताजर बरादरी के कई अच्छे लोगों से भी बात हुई जो नई मुनाफाखोर हैं, जो प्रॉपर काम कर रहे हैं, वो खुद बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि इस पे कमिश्नर कराची को क्रैक डाउन करने की जरूरत है। क्रैक डाउन करना कोई मुश्किल नहीं है। वो कैसे है कि न्यू कराची, लालू खेत, ये वो जगह, मलीर, इनमें लियाकत मार्केट, ये सारे एरिया जहां पर एक एक बंदे के 1000, 1500, 2000 के करीब ठेले हैं, वो आगे से किराए पर रेंट पे चलाता है। जब तक उनको गिच्ची से नहीं पकड़ेंगे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं होगा, ये सुधरने वाले नहीं है। क्योंकि हमारी जो इस तरह की माफियाज है ना, जो लूटती है लोगों को, नाजायज मुनाफा लेते हैं, ये चाहते हैं कि इनको जब तक डंडा ना किया जाए, इनको डंडे की से ही सुधरने वाले। लेकिन शकील साहब इसका कुल वक्त हल क्या है? ये ऑप्टिक्स के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए कभी कभार छोटी मोटी कार्रवाई हो जाती है, 2-4 रोज तक वो नहीं लगाए जाते वो स्टॉल्स, और उसके बाद तीसरे चौथे दिन फिर वो वापस आ जाते हैं और फिर उनकी मनमानी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और उसका वो फायदा भी नहीं होता। देखिए अगर 50,000 का 1 लाख रुपए का फाइन हो गया ना, तो वो फाइन भी उन्होंने मेरी जेब से निकाल लेना है। मसला ये है कि एक प्रैक्टिस जो अभी इन्होंने शुरू की है, जो कल हुई है, उसमें इन्होंने जो मार्केट्स है, असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तार कारों ने लिए, उसमें जाकर ये आधा घंटा पौना घंटा खड़े हो रहे हैं कि ताकि हम उस कीमत पर बिकवाएं। तो एक तो ये प्रैक्टिस अच्छी है कि अगर इसे कंटिन्यू करेंगे तो इसके थोड़े से असरात पड़ेंगे अच्छे पॉजिटिव। और दूसरी बात ये है कि फाइन का उनको असर नहीं पड़ता। वो कहते हैं जुर्माना कर दो, हमने फिर निकल जाएगा, इधर मजिस्ट्रेट इधर निकलता है, या टीवी चैनल, आप अगर बोल्ड टीवी जो प्रोग्राम कर रहा होता है, जैसे ही आप कैमरा हटाते हैं उसके बाद फिर से वो महंगा हो जाता है। या अगर हमारी टीम वहां चली जाती है, जब उस वक्त तक टीम खड़ी रहती है, चीजें सही मुनासिब कीमत में मिलती है। जैसे ही टीम हटती है उसके बाद मसला पता क्या मसला ये है कि हमारे यहाँ लोग इस चीज को एहसास नहीं करते कि रहमतों बरकतों का महीना है। ये सिर्फ उनके लिए नहीं कि जो रोजा रख रहे हैं, वो खुदारा आप भी इस चीज को सीख ले, समझ ले कि जनाब अगर कोई अच्छे मुनासिब कीमत आप रख ले, मुनासिब प्रॉफिट ले ले। और आपको हैरानगी होगी कि जो प्राइस लिस्ट बनाई जाती है फ्रूट की और इसकी वेजिटेबल की, यकीन करें ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनती है। इस प्राइस लिस्ट के अंदर कोई किसी किस्म का मार्जिन नहीं होता, नीलामी होती है, और नीलामी के अंदर बाकायदा इनका जो आड़ती होते हैं, उनका माशाखोर, उनका 6% कमीशन भी डाला जाता है। उसके बाद वो रेट शहर तक आते हैं, 15% इनको प्रॉफिट भी दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है 15% से ऊपर का तो किसी को हक नहीं पहुंचता। लेकिन यहाँ तो पहुंचने के बाद वो जो चीज है जो वहां से चलती है 70-80 रुपए की, शहर में बिकती है 200-250 रुपए की, क्योंकि ये एक अलमिया बन गया है। आज मिर्चों की कीमत देख ले, आप जाए मंडी में आज भी इस टाइम 35 से 40 रुपए किलो है। शहर में वो 40 रुपए नहीं 50 रुपए पाव मिल रही है। यानी कि आप अंदाजा करें, जो 50 रुपए वाली चीज है वो शहर में आपको 200 रुपए किलो मिल रही है, मंडी में वो 50 रुपए। और जब इनसे ज्यादा बात करो तो एक ही जुमला इनका निकलता है कि जनाब पिच्छों से महंगी है, वहां मंडी से महंगी है। झूठ बोलते हैं ये बेसिकली। ये वो लोग लूट मार करने आए हुए, इनको बिल्कुल इस चीज का एहसास नहीं है। ये यही एहसास कर ले कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा त्योहार है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील अहमद बेग साहब, चेयरमैन प्रोटेक्शन काउंसिल हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।